हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि बेहतर होंगे और श्रेष्ठ स्वास्थ्य होगा आपका। आज आपकी क्लास जो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज जो हम क्लास लेने आए हैं उस क्लास की जो शुरुआत है वो द्विवेदी युग के प्रारंभ की बात है। तो चलिए देखते हैं द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग, अगर इसकी समय सीमा को देखें तो इसकी समय सीमा कितनी बताई जाती है? जी हाँ, 1900 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, तो 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग का समय माना जाता है। सुधार, इसको जागरण एवं सुधार काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागरण एवं सुधार काल। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं कि क्यों कहा गया ऐसा जागरण एवं सुधार काल। पहली बात तो नवजागरण कहा गया था भारतेंदु युग को, पुनर्जागरण कहा गया था भारतेंदु युग को। मित्रों, राष्ट्रीय भावना का पूर्ण विकास यहां पे, यानी द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना का पूर्ण विकास दिखाई देता है। कारण कि यहीं पर हरियोध जी मिलते हैं, यहीं पर हरियोध जी मिलते हैं। श्रीधर पाठक जैसे स्वच्छंदतावादी कवि मिलते हैं। इसके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जिन्हें डिप्टी भी कहा जाता है, और राष्ट्रीय परक रचनाओं का प्रवर्तक भी उन्हीं को माना जाता है। तो राष्ट्रीय भावना का पूर्ण विकास मिलता है, जो कि जन्मी कहां थी? भारतेंदु युग में। उसकी पूरी तरह से विकास कहां हुआ था? जी हां, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखिएगा बदलाव, देखिएगा नारी के चित्रण में कारुणिक दशा का आगमन, यानी नारी का जो चित्रण अब तक हो रहा था, आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य में नारी को बुढ़ी नहीं पाए होंगे, नारी को वृद्ध अवस्था में नहीं पाए होंगे, नारी के बाल्य अवस्था को नहीं पाए होंगे, नारी के दुखों सुखों से पूरी तरह से पहली बार, वैसे सरोकार तो हो गया था, क्योंकि विधवा बिलपे बोला ना, विधवा बिलपे और नित्य धेन कटे। तो विधवाओं की समस्या को प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के सारे कवियों ने समसामयिक घटनाओं पर कुछ न कुछ लिखने का जतन किया था। लेकिन मित्रों, यहां पर आते आते जो स्त्रियों के कारुणिक दशा थी, स्त्री के हृदय में भी दर्द उठता है, इसकी स्त्री को भी पीड़ा होती है, ऐसा पहली बार दिखाया गया था। आप अगर रीतिकाल में चले जाएं तो वहां पर नारी किसी राजा की पत्नी है, वो भी खूबसूरत जबान है। आदिकाल में चले जाएं तो नारी का नख से लेकर के सिख तक अंगों के एक एक अंगों का मादक वर्णन किया गया। क्या उसको कभी पीड़ा होती थी? क्या उसका भी मन कहता था कि मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ भी कोई दो पल बिताए? क्या उसकी हृदय की भावनाओं को कभी उकेरा? कभी नहीं। तो पहली दफा नारी के कारुणिक दशा का चित्रण किस युग में हुआ? द्विवेदी युग में हुआ। कैसे? यहीं पर आप मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति बहुत ही चरितार्थ है द्विवेदी युग में, कि नारी तेरी यही कहानी है ना, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। आंचल में है दूध, आंखों में है पानी, ये वास्तविक दशा स्त्री की मैथिली शरण गुप्त ने बड़े साफ शब्दों में दर्शाया है, और आने वाले समस्त कवियों ने उनसे खूब प्रेरणा लिया है। साहित्य की बदलती हुई परिपाटी आपको समझना होगा। यहां तक स्त्री की कारुणिक दशा दिखाई जाती है, जैसे ही छायावाद में जाता है तो स्त्री का सम्मान होने लगता है। मित्रों, नारी का भारतेंदु युग में, ध्यान देना, भारतेंदु युग में नारी के सुखों दुखों पर ध्यान गया। द्विवेदी युग में आते आते उसकी कारुणिक दशा का वर्णन हुआ। छायावाद में जाते जाते उसकी इज्जत होने लगी, है ना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष सोत शिवा करो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, हे नारी तुम क्या हो? श्रद्धेय हो। तो अब जो साहित्य लिखा जाने लगा धीरे धीरे, उसमें स्त्रियों की भावनाओं की भी कदर होने लगी थी। यही छायावाद था जहां से स्त्री विमर्श की वास्तविक शुरुआत होती है महादेवी वर्मा से। खैर, वो मुद्दा वहां मिलेगा, वहां हम उसकी चर्चा करेंगे। आपको जो मैं बताना चाहता हूं कि क्यों इसको जागरण, यानी जागा कैसे, राष्ट्रीय भावनाओं को पूरा विकास कर दिया, इसलिए इसको जागृत कहते हैं। नारी का जो चित्रण हो रहा था अब तक, अब कारुणिक दशा का आगमन कहां पर हुआ? जी हां, यहीं पर हुआ। अगली बात हम देखेंगे तो पाएंगे कि इतिवृत्तात्मकता का आगमन। अब ये क्या है? ये है क्या? वास्तव में इसे कहते हैं मैटर ऑफ फैक्ट। क्या कहते हैं? मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्यात्मक लेखन। अब तक जो काव्य लिखा जा रहा था, चाहे वो भारतेंदु युग की बात कर लें, वो चाहे हम भक्ति काल की बात कर लें, चाहे हम आदिकाल की बात कर लें, चाहे हम रीतिकाल की बात करें, हम तो रीतिकाल का नाम तो बच्चन सिंह लेना ही नहीं चाहते, कहते कि ये तो हिंदी साहित्य का काला समय था,
बस समझिएगा। तो रीतिकाल की बात, किसी भी काल की बात कर ले मित्रों, तो आप पाएंगे कि जो साहित्य लिखा जा रहा था वह तथ्यात्मक नहीं था, वो मैटर ऑफ फैक्ट नहीं था। तथ्यात्मक ढंग से किसी समस्या को उठाया जाए और उसका सविवरण, पहले उसके दोष बताया जाए, फिर उस दोष का निदान क्या है ये बताया जाए, ऐसा लेखन नहीं था। अगर भारतीय ने किसी समस्या को उठाया था तो उसका निदान उसी कविता में नहीं था। उन्होंने समस्या को उठाया था, उन्होंने दुख को दिखाया, लेकिन उस दुख को दूर करने का जतन उन्होंने नहीं किया था। पहली बार किसी भी तथ्य या विषय को जब उठाया जाता था, उसके आदि से अंत तक, सुख से दुख तक, हानि से लाभ तक की कथा कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ? इतिवृत्तात्मकता का आगमन कहां पर हुआ? द्विवेदी युग में हुआ। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक या समसामयिक घटनाओं की बात तो चल ही रही थी। द्विवेदी युग में शुद्ध व व्याकरण परक साहित्य लेखन की शुरुआत। किसकी शुरुआत? हमको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको भी कि शुद्ध व्याकरण परक साहित्य लेखन की शुरुआत होगी। इसके पहले जो भी साहित्य लिखा जा रहा था उसका कोई वास्तविक व्याकरण नहीं था। कहां ने का प्रयोग होना है, कहां अव्ययों का प्रयोग होना है रहेगा कि है रहेगा, न्याय रहेगा कि नय रहेगा, इन सारी चीजों का वास्तविक मूल्यांकन अगर किसी ने किया तो किसने किया? शुद्ध लेखन। यानी कि बात क्या थी कि मित्रों, आपको मैं बताऊं कि साहित्य को मनोरंजन से हटाकर वास्तविक पटक लाने वाले, ज्ञान की धारा बहाने वाले और सहृदय पारखी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन ग्रहण किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा, लेक्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सन 1903 ईस्वी में इन्होंने जब हिंदी सरस्वती पत्रिका का संपादन ग्रहण किया, वो भी किसके बाद ग्रहण किया? जी हाँ, श्याम सुंदर दास के बाद ग्रहण किया। क्यों ऐसा किया? हुआ क्या था कि सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ, तो 3 लोग मिलकर के इस सरस्वती पत्रिका को संपादित करना शुरू किए, लेकिन 1901-2 तक आते आते 2 लोग हट गए, अब अकेले बचे श्याम सुंदर दास। और उसी समय 1900 ईस्वी में ही चूंकि सरस्वती पत्रिका की नींव पड़ी, और उसी समय मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी पत्रिका के माध्यम से, सरस्वती ने अपनी पत्रिका के माध्यम से कचहरी में लिपि, देवनागरी लिपि का प्रवेश कराया। तो जब देवनागरी लिपि का प्रवेश कचहरियों में हो गया, तो अब क्या था कि शिक्षा का विस्तार होने लगा। अब हमें उच्चतर शिक्षा में, ध्यान दीजिएगा, उच्चतर शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए हिंदी के विशेष विशेषज्ञों की राय के साथ उच्चतर शिक्षा में हिंदी का क्या स्वरूप हो, इसको निर्धारित करने के लिए एक विषय विशेषज्ञ की जरूरत थी। ऐसे में श्याम सुंदर दास ने अपने दायित्व को समझते हुए सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य हटा दिया, छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने छोड़ा और इसके बाद हो जाके उच्चतर शिक्षा के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम को तैयार किया। अब पाठ्यक्रम तैयार कर देना ही बड़ी बात नहीं थी, पाठ्यक्रम को लिख देना कि नहीं ये पढ़ा जाए, बल्कि उस जैसे ग्रंथों का भी तो निर्माण करना चाहिए था कि भाषा विज्ञान में क्या हो और भाषा विज्ञान का क्या स्वरूप होना चाहिए। हमारे पास पुस्तक तो भी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय पुस्तक तो थी नहीं। यहां तक कि कामता प्रसाद गुरु का अब तक व्याकरण नहीं आया है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु से जो व्याकरण मांगा था ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मांगे हैं कि आप लिख दें, तो कामता प्रसाद गुरु जी ने व्याकरण लिखा। तो अब श्याम सुंदर के सामने बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने इसलिए सरस्वती पत्रिका का संपादन छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, सन 1903 ईस्वी में जब उन्होंने पत्रिका का संपादन छोड़ा, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी चूंकि कर्मचारी थे, बताया जाता है रेल विभाग में, तो इन्होंने वहां से इस्तीफा देने के बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाल लिया। अच्छा, लेखन में इनकी कुछ रुचि थी और ये लिखना भी चाहते थे और इन्होंने काफी साहित्य लिखा भी है। लेकिन समस्या इस बात की थी, जब इन्होंने देखा कि हिंदी का जो ग्रामर है, व्याकरणिक जो स्तर है, वो बहुत टूटा फूटा था। कोई भी साहित्यकार अपने आप को बहुत बड़ा कवि समझ लेता था और उसकी कविताओं में बड़ी त्रुटियां होती थी। अब इन्होंने क्या किया कि जब 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन करना शुरू किया, तो इस व्यक्ति ने सबसे पहले कुछ व्याकरणिक नियम को स्थापित किया। इसके बाद सारी कविताओं को बिना पढ़े प्रकाशित नहीं करते थे। यही कारण है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जितनी इनकी विराट व्यक्तित्व था, इस विराट व्यक्तित्व के अनुसार ये साहित्य न लिख पाए, कारण कि जितने भी रचनाएं आती थी सरस्वती में, वही रचना प्रकाशित होती थी जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी पढ़ते थे और उसमें जो कुछ भी होता था सुधार करते थे। इसी सुधार करने के क्रम में उनसे अपने जीजा यानी दूर के जीजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ अन्याय भी हो गया, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विवाह आपके यही रायबरेली में हुआ था और रायबरेली के रहने वाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब चूंकि उनको लगा कि हमारे साले हैं और हम कहेंगे हमारी पत्रिका, हमारी क्यों नहीं प्रकाशित होगी। जूही की कली को जब लेके जाते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखा कि हमारे नियमों के विपरीत इन्होंने कुछ लिखा है, ये पता नहीं कहां पंक्ति शुरू हो रही, कहां खत्म हो रही। ऐसी पहली कविता थी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी देख रहे थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसको रबड़ और केचुआ छंद कहते हुए हटा दिया, हटाओ यार ये क्या लिख लिया, फेंक दिया क्रोध में। तो वहां गलती महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं थी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय व्याकरणिक कोटि के सुधार की बात कर रहे थे। जो हिंदी साहित्य प्रकाशित होने वाला था सरस्वती पत्रिका में, उसको वो मजबूत करके व्याकरण या परिशुद्ध करना चाहते थे। अब हुआ क्या कि जब 1903 ईस्वी में इन्होंने पत्रिका का संपादन शुरू किया, तो एक समय यानी 1505 तक आते आते इन्होंने कई रचनाएं अपनी शीर्षक से लेख लिखा, हे कवित्ते लिखा, उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता नामक एक बेहतरीन लेख लिखा, जिसमें कि प्रेरित होकर के इनके कई शिष्य, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त की बात कर लूं और बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात कर लूं या तत्कालीन सियाराम शरण गुप्त की बात कर लूं या तत्कालीन समय के बहुत सारे विद्वान
है ना। जितने भी विद्वान थे सारे के सारे इनके अनुकरण पर साहित्य लिखने की शुरुआत की। बालकृष्ण शर्मा नवीन बताया जाता है कि उन्होंने उर्मिला विषय उदासीनता को ध्यान में रखते हुए उर्मिला नामक महाकाव्य खंड काव्य की रचना की, जबकि साकेत नामक रचना को उसी से प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। 1914 में उर्मिला विषय उदासीनता को ध्यान में रखते हुए साकेत नामक रचना को 1931 में 1914 में लिखना शुरू किया था मैथिली शरण गुप्त ने, जिसे पूरा किया 1931 ईस्वी में। एक लंबा समय था। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से इन्होंने छद्मी नाम का प्रयोग करते हुए इस लेख को लिखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात यहीं समाप्त नहीं होती। महावीर प्रसाद द्विवेदी चूंकि अपने पास ऐसे शिष्यों के रखते थे जो कि इनकी जात बिरादरी से भी हटके हुआ करते थे, यानी इनके अंदर जाति धर्म का भी कोई विशेष लोभ न था। हाँ, अलग बात है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने जाति के प्रति आकर्षण तो होता ही है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास कई ऐसे शिष्य थे जो कि दूसरी बिरादरी के थे। यही कारण है कि भैंस भवानी के चक्कर में सेवा लागे पड़गा छूट, है ना। तो उन्होंने भैंस जो लिखा है व्यंग पर उनकी कविता, तो उसमें वो अपने शिष्य को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। इन्होंने कहा भी था कि पूरे इस समय भारत में इस शुद्ध हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता है, और किसको कहा था? बालकृष्ण भट्ट को कहा था? नहीं, बालमुकुंद गुप्त को कहा था। जी हाँ, तो बालमुकुंद गुप्त को इन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि बालमुकुंद गुप्त एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समय समय पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जब कभी गलती होती थी उसकी आलोचना वो खूब करते थे। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी दुनिया को सुधार रहे थे, बालमुकुंद गुप्त को इससे बड़ी चिढ़ थी, मतलब सबसे ज्यादा जानकार आप ही हैं। और यही कारण होता था कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी कोई एक गलती कर देते थे तो बालमुकुंद गुप्त जरूर उसकी आलोचना करते थे। और ये देखिए कितनी सहजता की बात है कि आलोचना करते थे बालमुकुंद गुप्त, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि संपूर्ण भारत में शुद्ध हिंदी लिखने में और वाकई श्रेष्ठ हिंदी जानने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, बालमुकुंद गुप्त। चिढ़ते नहीं थे, प्रतिशोध नहीं निकालते थे, चिढ़ नहीं होती थी। तो इतना बैराग्य पुरुष थे, इतना बैराग्य उनका व्यक्तित्व था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो मित्रों, आज इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही कारण है कि जब इन्होंने व्याकरण परक साहित्य लिखवाना शुरू किया तो इनके नाम पर, इतना बड़ा व्यक्तित्व था इनके नाम पर ही इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। और चूंकि सुधार हुआ इसमें, व्याकरण की जितनी भी कविताएं थी उसके निश्चित दोहा के छंदों की संख्या निश्चित हुआ करती थी। कवित्व अगर लिखा जा रहा है तो कवित्वों की संख्या, उसकी छंदों की संख्या निश्चित होती थी। अलंकार निश्चित हुआ करते थे, रस निश्चित हुआ करते थे। मैटर ऑफ फैक्ट, जिसे आप इतिवृत्तात्मकता कहते हो, मैटर ऑफ फैक्ट यानी तथ्यात्मक विवरण से कविताएं भी लिखी जाने लगी, यानी उद्देश्यपूर्ण कविता लिखी जाने लगी थी। पहले उद्देश्यविहीन भी कविताएं लिखी जाती थी। अब आप बिहारी की बात कर लें तो बिहारी ने हर दोहे में अपना अलग अर्थ दिया है। अगर आज यहां एक दोहा लिखा तो किसी अर्थ में, दूसरा दोहा लिखेंगे तो वो किसी अर्थ में, यानी हर दोहे का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होता था। उद्देश्यपूर्ण कविता लिखने की शुरुआत कहां पर हुई? इतिवृत्तात्मकता के संदर्भ में द्विवेदी युग में हुई। तो ये सब किसकी देन थी? जी हां, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात थी। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम थोड़ा सा अब लिख लेते हैं। मुझे लगता है काफी आप लोग लेक्चर पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब इनकी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और अगर देखा देवी प्रसाद शुक्ल, और लाला भगवान दीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, स्वयं श्रीधर पाठक प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकारों का इसमें आगमन होगा। जो नाथुराम शर्मा बहुत बड़े अतिक्रमी थे, बहुत बड़े झूठे थे। यही कारण है कहा जाता है द्विवेदी युग का झूठा साहित्यकार किसे कहा जाता है? तो नाथुराम शर्मा, जो कि अलीगढ़ का रहने वाले थे, और वहां पर उन्होंने किस प्रकार से बताऊंगा, बहुत डिटेल में चलेगा हमारा सबका क्लास, तो निसंदेह आनंद आएगा। इन सारे कवियों की जो रचनाएं हुई मित्रों, वो निसंदेह बहुत ही शानदार और श्रेष्ठ थी, और ये इन सारी चीजों के गुणों को लेकर के उपस्थित होने वाली थी। बात समझिएगा। चलिए अब हम एक एक करके इनको तथ्यात्मक रूप से जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लिखते हुए, जिससे कि आप नोट्स अपना क्लियर कर सकें, आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग की शुरुआत हम किससे करते हैं? द्विवेदी युग की शुरुआत या इसकी भूमिका की शुरुआत हम किससे करते हैं? डॉक्टर नगेंद्र के कथन से करते हैं। किससे करते हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अब डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? कहा कि हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के 2 दशकों का सर्वाधिक महत्व है। ये तो यहीं पर खत्म हुआ। फिर तुरंत ही इस कालखंड के, किस कालखंड के? जी हां, 1900 से लेकर 1918 तक, इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक
और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता, साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम, इस काल का नाम द्विवेदी युग उचित ही है। वैसे इन्होंने जोड़ दिया, वैसे इसे जागरण, सुधार काल भी कहा जा सकता है। अब आप कह सकते हैं ना कि जागरण एवं सुधार काल नाम किसने दिया? तो निसंदेह किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। किस युग के लिए दिया था? तो द्विवेदी युग के लिए दिया था। तो अब ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि नगेंद्र के कथन के अनुसार कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता किसने लाया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जड़ता का जो था, जिसमें श्रृंगारिकता ही संपूर्ण भाव था, जड़ता से जो पिछड़ा हुआ हमारा साहित्य था, रूढ़ियों से जो बधा हुआ था, उसको प्रगति, जड़ता से जो था उसको प्रगति, रूढ़ी में बधा था उसको स्वच्छंद द्वार पर खड़ा करने का कार्य किसने किया था? जी हम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अब आइए एक एक तथ्यों को देख लें। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो वर्गीकरण है, उन्होंने इस युग को द्विवेदी युग तो कहा है, लेकिन प्रथम द्वितीय उत्थान के अंतर्गत इसको रखा है, जिसका समय उन्होंने 1950 से 1975 विक्रम संवत तक के स्वीकार किया है। तो आइए अब उनको विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कालावधि को 1950 विक्रम संवत से 1975 विक्रम संवत निर्धारित करते हुए नई काव्य धारा के अंतर्गत द्वितीय उत्थान में स्थान दिया है। शुक्ल ने इस युग को अगर देखें, शुक्ल ने इस युग को द्विवेदी युग नाम से संबोधित, इसी को द्विवेदी युग नाम से संबोधित किया है। ये तो यहां हो गया, ठीक है, इन्होंने ये कहा है। देखेंगे इस युग के कवि श्रीधर पाठक को खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदता वादी कवि कहा गया है। क्या कहा गया? जी हाँ, इसी समय जनता की रुचि एवं आकांक्षा के पारखी तथा साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अब इनका जन्म हो रहा है। चलिए, प्रादुर्भाव हुआ तो आगे क्या? चूंकि सरस्वती पत्रिका
क्योंकि सरस्वती पत्रिका 1900 में थी, प्रकाशित होने लगी थी, उसी समय इन्होंने लिखा था। जरा देखें क्या लिखा था। सन छोड़ें, जून 1900 ईस्वी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हे कवित्ते शीर्षक अपनी कविता में इन्होंने जनरुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ही सौरस्य एवं वैविध्य के अभाव तथा ब्रज भाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया। यानी इन्होंने क्या किया, जनरुचियों का प्रतिनिधित्व किया पहली बात, और उन्होंने सौरस्य एवं वैविध्य के अभाव, विविधता और जन रुचियों को जो रस, जो आनंद प्राप्त करना था, वो ध्यान में रखते हुए कि जनता क्या चाहती है, जो अभाव था उसको पकड़ा कि भाई ये सब तो है नहीं। ब्रज भाषा का चिर प्रयोग, जो ब्रज भाषा में लिखते चले आ रहे थे, उसका इन्होंने क्षोभ प्रकट किया कि नहीं, ब्रज भाषा में नहीं। अर्थात कह सकते हैं कि द्विवेदी जी ने खड़ी बोली में कविता हो सकती है, द्विवेदी जी ने खड़ी बोली में कविता हो सकती है कहते हुए गद्य एवं पद्य दोनों की एक ही भाषा खड़ी बोली बना डाली। तो द्विवेदी युग में आते क्या हुआ कि कविता की भी और गद्य की भी क्या कौन सी भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई। यह सब किसने किया, जी हां, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सन 1903 ईस्वी की बात है। सन 1903 ईस्वी में, मैंने बता दिया है फिर भी इसे लिख लीजिएगा, श्याम सुंदर दास के संपादकत्व से या संपादकत्व पद से, संपादक क्या कर लो ना, कत्व तो छोड़ दो, संपादक पद से मुक्त होने पर सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हाथों में आया, जिसे इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक, यानी 17 सालों तक लगातार प्रकाशित किया और हिंदी को समृद्ध बनाया। 1920 में जब इन्होंने पत्रिका का संपादन कार्य छोड़ा, यानी काफी उम्र हो चुकी थी और ये चाहते थे कि हम थोड़ा सा आराम करें, तो सन 1920 ईस्वी में जब सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने छोड़ा, तो इनके बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य डीडी शुक्ल ने किया, देवदत्त शुक्ल ने किया था। ये तो हो गई आपकी द्विवेदी युग की संपूर्ण भूमिका। अब हम इसकी कवियों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला कवि हेडिंग डाल लीजिएगा, श्रीधर पाठक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ, और आप सब स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, ऐसी कामना है ईश्वर से, और निश्चित तौर पर आपको आनंद भी आ रहा होगा, जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिंदी। थैंक यू सो मच।